नमस्कार। 2026 के चुनावी रण इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद, महज आधे घंटे के बाद में देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करने वाला है। बेहद बड़ी खबर है अपने आप में। इस खबर के क्या मायने हैं, इन चुनावी राज्यों में किस प्रकार की सियासी बिसात है, कौन से मुद्दे हैं और किस प्रकार की तैयारियां यहां पर चुनाव को लेकर अभी तक हुई हैं, इन तमाम कार्यक्रमों पे और जो चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस कार्यक्रम को लेकर विस्तार से हम बात करेंगे। इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आरेंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। शुक्रिया आरेंद्र। साफ तौर पर देखें तो काफ़ी बड़ा दिन, क्योंकि आज उन तारीखों का ऐलान हो जाएगा और किस तरह से अब जो तैयारियां हैं वो चरम पर नजरेंगी और बिगुल जो है वो बचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा तमाम ऐसे प्रभावी मुद्दे हैं जो वहां पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब की बार देखना होगा कि कितना बड़ा बदलाव यहां पर नजर आता है और क्या कुछ खास होने वाला है इस पूरे चुनाव में। आरेंद्र, साफ तौर पर उस पर नजर होगी। बारीकी से आपको बताएंगे कि जो राज्य हैं, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित जो प्रदेश है, वहां पर कौन कौन से मुद्दे अब की बार प्रभावी हैं और किस तरह से आने वाले समय के लिए जो वहां पर जो कायाकल्प है वो किस तरह से किया जा रहा है और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, वहां पर अपने संवाददाताओं के साथ भी जुड़ेंगे और हर एक बारीकी कि उन प्रदेशों में क्या समस्याएं रही हैं, उनका हल क्या है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी रहे, इन तमाम पहलुओं पर अरेंद्र हम लगातार दर्शकों के साथ तमाम वो जानकारियां साझा करते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि 2026 के साल की शुरुआत के बाद में पहला चुनावी राज्यों की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। बंगाल चुनाव के लिहाज से बात की जाए, असम चुनाव के लिहाज से बात की जाए, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इन तमाम राज्यों की जो सियासी जो बिसात है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इन चुनावी राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे महज उन राज्यों तक सीमित नहीं होंगे गौरव, इनके राष्ट्रीय एक तरीके से परिप्रेक्ष्य में भी बहुत मायने होते हैं। कई जगह जो अभी मौजूदा राज्य सरकारें हैं वो अपनी एक तरीके से रिटेन करने की लगातार कोशिश करेंगे, तो कई अन्य विपक्षी दल भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए नजर आएंगे। कुछ भी हो, कोई अगर रिटेन करे या नया आए, लेकिन इतिहास कम से कम कई जगह गौरव लिखा जाएगा निश्चित तौर पर और ये तमाम जो बड़ी बानगियां हैं यहां से पेश होती हुई नजर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी खबर से इस हम खास कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं वो बड़ी खबर क्या निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो निकलकर सामने आ रही है, शाम 4 बजे विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और उसी के लिए जो रोड मैप है वो किस तरह से आगे रखा जाएगा, ये सारी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। 5 प्रदेशों में होने वाले चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो आज होता हुआ नजर आएगा। इसमें 4 राज्यों में ये चुनाव होने हैं, उसके अलावा 1 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर ये चुनाव होने हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 बजे के बाद यह ऐलान होता हुआ नजर आएगा। तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी किस तरह से जो चुनाव आयोग है वो अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और कैसे जो तारीख मुकम्मल की जाएगी, उसके बाद क्या कुछ होने वाला है, तमाम बड़ी अपडेट के साथ हम आपको बताएंगे। पुडुचेरी में और असम में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण यह पूरा चुनाव होने वाला है, जिसके लिए जो जमीन है, जो पिच है, सियासी पिच है, वो तैयार की जानी बाकी है और उसके बाद देखना होगा कि कौन कौन से जो स्टार कैंपेन्स हैं वो यहां पर निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दिन और बहुत बड़ी तारीखों का ऐलान आज होने वाला है। बिल्कुल गौरव, और हमें याद है कि जब 2021 में इन तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जब उस वक्त चुनाव आयोग ने घोषणा की थी, तो उस वक्त भी मार्च का महीना था, लेकिन पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव 8 चरणों में हुए थे। असम के विधानसभा चुनाव उस वक्त 3 चरणों में हुए थे और उसके अलावा केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी एक ही फेज में एक साथ चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा, जब देश में इस बात की लगातार बहस चल रही है, एक देश एक चुनाव, तो अब मौजूदा विधानसभा चुनाव में कितने फेज होते हैं और ये फेज को लेकर लगातार चुनावी चर्चा गौरव ये भी चलती है कि क्या हमारी तैयारियां कितनी हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, उस आधार पर शायद हम अपनी तैयारी के साथ में कम फेजेस में बेहतर तरीके से चुनाव करा सकते हैं। लेकिन बड़ा मसला लगातार हमने गौरव ये भी देखा है कि बीते लंबे समय से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसके बाद जो अभी मौजूदा समय में भी एसआईआर की जो प्रक्रिया कई राज्यों में, 12 राज्यों में थी, उनमें से कुछ चुनाव बॉन्ड जो स्टेट हैं वहाँ पे भी हुई, तो अपने आप में वो भी एक बड़ा मसला है। कई और ज़मीनी जो मसले हैं वो इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजों पे असर डालेंगे। लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन है कि जब केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और इन राज्यों की जो सियासत है वो महज राज्यों तक नहीं बल्कि
राष्ट्रीय स्तर पर भी, फलक पर भी देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर पर देखा गया किस तरह से खास फोकस किया गया था, क्या कुछ वहां से निकल कर आता है ये भी देखा जाएगा। और इसके अलावा दक्षिण भारत जो कि काफी महत्वपूर्ण है, हमने पिछली बार के चुनाव में भी देखा था काफी महत्वपूर्ण रहा, और अब की बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि जो तमाम मुद्दे हैं वहां से भी निकलते हुए नजर आएंगे। और क्या कुछ खास होगा और क्या कुछ इस पर अभी तक निकलकर सामने आ रहा है, आइए आपको वो सुनवाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से ये चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है, और उससे पहले नेताओं ने कहा है कि चुनाव एक प्रक्रिया है जो सही समय पर होनी तय है। इलेक्शन तो अपने समय से होगा। हम लोग सब अलग अलग पार्टी के हैं, सारे पार्टी के एमपीज मिलकर के कोई भी अभियान एक साथ चलाते हैं, अच्छा मैसेज आता है। चुनाव तो समय में होगा क्योंकि वो तो संवैधानिक प्रक्रिया है। बीजेपी आ रहा है, बीजेपी आ रहा है। चुनाव आयोग अपने प्रेडिसेसर्स को देखे और उसी अनुरूप अपना आचरण रखे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कागज पे लिखी इबारत नहीं होती है सिर्फ। तो निश्चित तौर पर देखें तो बहुत बड़ा दिन, और इसी को लेकर जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं, जो हम आपको सुनवा रहे हैं कि किस तरह से जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में तमाम जो वहाँ पर मुद्दे हैं वो तो अपने आप में काफ़ी अपनी बड़ी बानगियाँ पेश करते हुए नजर ही आएंगे, लेकिन इसके अलावा भी ज़मीनी जो वहाँ पर जो सुचारू रूप से चलने वाली जो प्रक्रिया है वो अभी चुनाव आयोग साफ करेगा कि कितने चरणों में वो चुनाव होने हैं इन राज्यों में। और इसके अलावा भी तमाम जो वहाँ पर उनकी तरफ से जो तैयारियां हैं ये किस तरह से अब की बार नजर आएंगी, क्या कुछ अलग होने वाला है पिछले चुनाव से, ये सब कुछ अभी चुनाव आयोग बताता हुआ नजर आएगा। गौरव, लेकिन बंगाल, पश्चिम बंगाल को लेकर भी बड़ा अपने आप में एक संवैधानिक व्यवस्था कहें, प्रक्रिया कहें, क्योंकि एसआईआर को लेकर जो पूरी प्रक्रिया चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के माध्यम से कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों की निगरानी में जो प्रक्रिया चल रही है, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। ड्राफ्ट लिस्ट एसआईआर के बाद आ चुकी है, लेकिन अभी बड़ी संख्या में वहां पे रिवीजन एक प्रकार से चल रहा है। तो इसको लेकर किस प्रकार से होगा एक अंतिम जो चुनाव। पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा ये बनता हुआ नजर आएगा, और इससे अब की बार जो वोट है उसमें बहुत बड़ा फेरबदल भी नजर आ सकता है। तो अंत तो अगत्वा कि आपकी जो फाइनल वोटर लिस्ट होगी उसको क्या होगी, उसमें कौन कौन से लोग शामिल जो अभी विचाराधीन, इनके बारे में प्रक्रिया चल रही है सुनवाई को लेकर, क्या वो होंगे या जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी वो नहीं होंगे, इसको लेकर तमाम सवाल है जो कि मुझे लगता है कि 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलते नजर आएंगे। हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ में दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं, हम उनका रुख करते हैं। राजेश राज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में मौजूद है, जो अब 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राजेश, निगाह इस बात को लेकर लगी है कि इस बार कितने चरण में चुनाव होंगे, खासतौर से बंगाल को लेकर? राजेश, देखिए, तमाम लोगों की नजरें आर्येंद्र बंगाल पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि हमें पता है कि पिछली बार 27 मार्च को पहला चरण वहां शुरू हुआ था और 29 अप्रैल को आखिरी चरण के चुनाव जो है वो बंगाल में संपन्न हुए थे। तो मैराथन 8 चरणों में बंगाल में जो चुनाव संपन्न हुए थे, उसके बाद ये तमाम लोगों की नजरें बंगाल पर टिकी हुई हैं। लेकिन बिहार में जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो चुनाव हुए थे, हम जानते हैं कि बिहार में भी लगातार लंबे लंबे फेजेज में चुनाव होते रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने वहां पर भी 2 फेज में चुनाव कराकर एक कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश की है, क्योंकि बिहार भी कोई छोटा स्टेट नहीं है, बड़ा स्टेट है। लेकिन बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल की भौगोलिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई पड़ती है। आप अगर देखें तो असम और नॉर्थ ईस्ट के इलाके से ये सटा हुआ राज्य है, बिहार की सीमा से सटा हुआ राज्य है, और जो किशनगंज के ठीक बगल में रायगंज है, रायगंज के बाद मालदा है, वो बिहार की सीमा से सटा हुआ है। और वहाँ से अगर बात करें तो सिल्लीगुड़ी से लेकर अगर हम बात करें तो सिल्लीगुड़ी से राजमहल, गंगा सागर के जो अंतिम छोर का जो हिस्सा है बंगाल का, वहां तक की यात्रा, और बीच का जो झारखंड से सटी हुई जो सीमा है, बांकुड़ा या फिर दुर्गापुर, आसनसोल, इन सीमाओं की अगर बात करें तो ये भौगोलिक रूप से बहुत ही कठिन राज्य है, जहां पर कि गंगा भी है, गंगा सागर भी है, और तमाम तरह की नदियां हैं, और कई तरह की चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों से निपटने की कोशिश चुनाव आयोग की जरूरत होगी। अर्धसैनिक बलों की तैनातियों की बात करें तो निश्चित तौर पर हिंसा की खबरें जिस तरीके से बंगाल में लगातार आती रही हैं, इससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए इसे कई चरणों में कराना जरूरी दिखाई पड़ता है। 2009 में लोकसभा चुनाव में कवर करने गया था पहली बार,
तो उस वक्त भी हमने देखा था कि 3 चरणों में बंगाल में चुनाव थे और 2011 में जब ममता बनर्जी पहली बार 34 साल की सीपीएम की सरकार को ध्वस्त कर पहली मर्तबा जब सत्ता में आई थी, तो उस वक्त भी हमने देखा था कि अनेक चरणों में बंगाल में चुनाव संपन्न कराए गए थे। हिंसा की खबरें लगातार आती थी, सीपीएम और टीएमसी के बीच जो है वो खबरें हिंसा की नजर आती थी कार्यकर्ताओं के बीच, और अब ये मामला टीएमसी और बीजेपी के बीच सिमटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ते भी रहे हैं और हिंसा की खबरें लगातार आती रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में बंगाल में कमल खिलाने को लेकर आतुर दिखाई पड़ रही है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी की ये कोशिश है कि अपने तर्कस से वो तमाम तीर निकाले जो दुश्मन का किला भेद सके। वहीं ममता बनर्जी ने एसआईआर का विरोध कर चुनाव आयोग से टकराहट भी बोल ली है, और आपने देखा कि मामला कोर्ट गया, कोर्ट में ममता बनर्जी ने खुद एक वकील की भूमिका में पैरवी की। तो ये जो एसआईआर का मसला है, एसआईआर के मसले में चुनाव आयोग और ममता बनर्जी की सरकार दोनों आमने सामने नजर आए, जिससे हम कह सकते हैं कि यह बंगाल चुनाव की जो तपिश है उसकी ताप दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। और शायद यही वजह है कि तमाम राज्य गौण दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि हर किसी राज्य का महत्व है, तमिलनाडु हो, केरल हो, पुडुचेरी हो, असम हो, लेकिन बंगाल सबसे टॉप पर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में राजेश, अब सवाल ये भी आता है कि हमने पिछला चुनाव भी देखा, उसके पहले के भी चुनाव देखे, तो कितना अब की बार एक बड़ा बदलाव नजर आएगा इस चुनाव में, पहला, और दूसरा दक्षिण भारत पर किस तरह से सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है? क्या वहां पर भी अब की बार हम देख सकते हैं कि एक बड़ा जो मार्जिन है वो निकलता हुआ आ सकता है? राजेश, देखिए, कहीं ना कहीं जो भारत सरकार की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी एनडीए, उनकी कोशिश है दक्षिण के राज्यों में पांव पसारने की। और आपने देखा था कि केरल में भी बीजेपी ने वोट के प्रतिशत के मामले में अच्छा परफॉर्म किया था पिछली बार। और हम अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी बीजेपी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ उनकी सरकार है। कर्नाटका में बीजेपी कमल खिला चुकी है। तेलंगाना में काफी परिश्रम के बावजूद भी तेलंगाना में सरकार नहीं बन पाई। तो निश्चित तौर पर केरल और तमिलनाडु दो ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर ये बीजेपी कोशिश करेगी कि सहयोगियों के साथ मिलकर वो निश्चित तौर पर अपने वोट के जनाधार को बढ़ाने की कोशिश करें, सत्ता में आने की कोशिश करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग की ये कोशिश है कि एसआईआर के जरिए उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण का जिस तरीके से काम किया, उस दौरान आपने देखा कि विभिन्न विपक्षी सरकारों के साथ उनके टकराव की खबरें भी देखने को मिली। इसके बावजूद चुनाव आयोग मुस्तैदी से जुटा रहा। और आप लगातार देखते हैं कि वोट के प्रतिशत को बढ़ाने का मसला हो, पोलिंग बूथ को मतदाताओं के लिए आकर्षित करने का मसला हो, चुनाव आयोग हमेशा परिश्रम करता रहा है। मॉडल बूथ बनाकर, पिंक बूथ बनाकर, मतदान केंद्रों को खूबसूरत बनाकर वैसे मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश चुनाव आयोग करता है जो घरों में बैठे रहते हैं, चुनाव के दिन को छुट्टी मान लेते हैं। लेकिन यह लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत करने के लिए चुनाव आयोग सेलिब्रिटी के जरिए, ब्रांड एम्बेसडर बनाकर राज्यों के बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनको उनसे प्रचार कराकर, उनसे मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर वोट के प्रतिशत को बढ़ाने में अब तक कामयाब रही है। और 5 राज्यों के जो चुनाव का ऐलान अब से कुछ ही देर बाद होना है, उन राज्यों में भी चुनाव आयोग की तैयारियां मुकम्मल हैं, चाहे वो सुरक्षा का मसला हो, चाहे मतदाता जागरूकता का मसला हो, चाहे एसआईआर का मसला हो। बिल्कुल राजेश, जो आप बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और वोटर टर्नआउट के लिहाज से देखा जाए, जो अब जिन राज्यों में आज चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने जा रही है, ये बाकी देश के राज्यों के लिए मिसाल के तौर पे है। तब लगातार और पिछले बार के चुनाव में भी 80% से ज्यादा वोटर टर्नआउट यहाँ देखने को मिला और उसको आगे बढ़ाने का कोशिश भी इस बार आयोग करता नजर आएगा। बहुत शुक्रिया राजेश, क्योंकि मुश्किल 12-13 मिनट का वक्त बचा है 4 बजने में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरुआत होगी। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। हमारे तमाम अन्य रिपोर्टर्स के साथ में हम जो जमीनी हालात हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लगातार हम बने रहेंगे जो अब से कुछ देर बाद 4 बजे शुरू होने वाली है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर,
यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और साफ तौर पर देखें तो तमाम ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जिन पर अब से कुछ ही देर में बिगुल जो है वो बज जाएगा और उसके बाद से ऐलान हो जाएगा चुनावों की उन तारीखों का जब यहां पर वोट पड़ते हुए नजर आएंगे। डिब्रूगढ़ से हमारी सहयोगी सुबीना हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुबीना, क्या स्थिति अभी वहां पर नजर आ रही है और सबसे पहले और कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो अब की बार सबसे ज्यादा प्रभावी नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब से कुछ ही देर में जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी और वो तारीख साफ हो जाएगी कि किस दिन वहां पर किन चरणों में वहां पर मतदान होना है। तो ऐसे में क्या मुद्दे प्रभावी और उसके अलावा क्या स्थिति अभी वहां पर चुनाव को लेकर बनी हुई नजर आ रही है? जी, अभी कुछ ही देर में जो है इलेक्शन कमीशन जो है असम का इलेक्शंस का बगल बजाएगी। तो उसके बाद ही डिक्लेयर हो जाएगा क्या क्या किस फेज में होगा इलेक्शंस। और आपने मुद्दों की बात कहा, यहाँ पे जो है काफी सारे मुद्दे हैं जो बराक वैली, अगर हम ब्रह्मपुत्र वैली की बात करें तो ब्रह्मपुत्र वैली में जो है टी गार्डन वर्कर्स जो है वो एक मेजर सेक्शन डिसाइडिंग फैक्टर है ब्रह्मपुत्र वैली में। सिमिलरली मिडिल जो असम है उसमें नौगांव हो गया, तो उसमें जो है माइनॉरिटी पॉपुलेशन का जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और बराक वैली में है बीटीआर रीजन है, तो यहाँ पे भी जो है सेपरेट डेमोग्राफिक काम करता है। तो ये जो है ओवरऑल जो है असम का जो है स्थिति है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इलेक्शन कमीशन की जो कमीशन आई थी कुछ दिन पहले ही असम में, उन्होंने एक लगभग एक लंबा चौड़ा एक अरेंजमेंट का ये बताया कि कैसे किस तरीके से असम में इलेक्शन होंगे। तो सभी पार्टियों ने जो है कंसेंसस एक बिठाया कि इस बार जो है इलेक्शन जो है रोंगाली बिहू से पहले होना चाहिए और उसी के साथ जो है रोंगाली बिहू से पहले और फर्स्ट टू सेकंड फेज में 2 फेजेस में मैक्सिमम में समाप्त होना चाहिए इलेक्शंस। और पिछली बार जो था जो 126 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है असम में, और यहाँ पे जो है 75 सीट्स जो है असम में एनडीए सरकार की है, उसमें से जो है बीजेपी के जो सीट्स है इस बार वो 60 सीट्स है। 60 सीट्स रहे हैं 2021 असम इलेक्शंस के बाद, और उसके बाद एजीपी के जो सीट्स है वो 9 सीट्स रहे। और यूपीपीएल जो बीटीआर रीजन में है उसके लगभग 6 सीट्स है। और इस बार जो है बोरोलैंड पीपल्स फ्रंट जो है वो भी एनडीए अलायंस के साथ आ गई है, जिसमें से उनके जो 2021 में सीट्स थे वो 4 सीट्स थे। और इंडिया कांग्रेस का जो अलायंस है उसमें पिछले बार जो है कांग्रेस को लगभग 29 सीट्स मिला था कांग्रेस को, और एआईयूडीएफ जो कि उनका अलायंस पार्टनर था उसके पास जो था 16 सीट्स थे। लेकिन हालांकि इस बार से जो है अलायंस एआईयूडीएफ कांग्रेस के अलायंस में नहीं रहेगा। और उसके बाद जो है सीपीएम जो भी कांग्रेस की अलायंस थी उनके पास भी एक सीट रहा 2021 असम असेंबली इलेक्शंस में, और राइजर दल के पास भी एक सीट था जो कि कांग्रेस की अलायंस में थी। लेकिन इस बार उन्होंने ये घोषित किया है कि वो कांग्रेस के अलायंस के साथ नहीं रहेंगे। तो मिला जुला के जो है अगर आप सारे सेक्टर्स की बात कहें, टी गार्डन कहे, डेवलपमेंट कहे, रोड प्रोजेक्ट्स कहे, फ्लड प्रिवेंशन को लेके कहे, तो इन सब को रखते हुए जो है बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है।
हालांकि जो है और बाकी भी जो अपोजिशन है जी। इस बार जो है जो कि गौरव गोगोई जो है जो डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन के लीडर है वो इस बार जो है असम असेंबली के लिए खड़े हो रहे हैं और जोरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए जो है कांग्रेस ने जो है इस बार जो है एक सेंट्रल लीडर को भी रीजनल लेवल पे डाला है ताकि जो है इस पार्टी का पोजीशन भी जो है स्ट्रांग होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है अभी। बिल्कुल सुबीना, अपने आप में लोअर असम, अपर असम, बराक वैली किस प्रकार से यहाँ पे अनफोल्ड होती हुई पॉलिटिकल हमें सिचुएशंस नजर आएंगी, इस पे हमारी सबकी लगातार नजर बनी रहेगी। और हमारे दो और सहयोगी भी, सौरभ दत्ता कोलकाता से जुड़ गए हैं, इसके अलावा चेन्नई से अक्षरा नाथ हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर ये कि महज कुछ वक्त का समय बचा है जब अब से कुछ देर बाद यानी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की दिल्ली में शुरू होने वाली है और 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होने वाला है। बमुश्किल अब वक्त बचा है लगभग 6-7 मिनट का, जब 4 बज जाएंगे और 4 बजे का ही वक्त चुनाव आयोग ने दिया है गौरव, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि शुरुआती जो संबोधन होता है चुनाव आयोग के माध्यम से उसमें तमाम अरेंजमेंट्स का, आंकड़ों का जिक्र होता है और तारीख जो होती है वो सबसे लेटर वाले पार्ट में यानी बाद वाले हिस्से में उसका ऐलान होता है। तो हमें उसके लिए थोड़ा सा 4 से क्या थोड़ा ज़्यादा वक्त का इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों में अब विधानसभा चुनाव के आज तारीखों का ऐलान होने के साथ ही इन संबंधित राज्यों में आचार संहिता भी लागू होगी। और इसके अलावा भी आरेंद्र तमाम घोषणाएं यहाँ से होती हुई नजर आएंगी कि अब की बार चुनाव में क्या कुछ, क्योंकि हर बार हमने देखा है चुनाव आयोग कुछ नई प्रक्रियाएं जो हैं वो उसके साथ जोड़ता हुआ नजर आता है। एआई का युग है और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हो सकता है इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था एआई के युग में किस तरह से चुनाव आयोग ने कुछ जो इलेक्शंस ऐसे थे, चुनाव ऐसे थे, वहां पर इस प्रक्रिया का पालन किया था। और ऐसे में बहुत सारी नई नई चीजें वो चुनाव आयोग हमेशा से लेकर आता रहा है। तो आज उम्मीद की जा सकती है कि घोषणाएं जो होंगी वो कहीं ना कहीं इनसे जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से और बेहतर होती हुई नजर आ सकती है। और जो साफ तौर पर देखें तो इन चुनावों का जो साफ तौर पर जो अब की बार तय जो सीमा रहेगी वो काफी देखने वाली होगी कि काफी अच्छी तरीके से पूरी प्रक्रिया का चुनाव आयोग पालन करता हुआ और करता है। सौरभ दत्ता हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए। सौरभ, लगातार बंगाल को लेकर चर्चा है। 2021 में 8 चरणों में चुनाव था। इस बार जब चुनाव आयोग की जो फुल बेंच पहुंची है तो तमाम राजनीतिक दलों ने क्या बड़ी मांगे चुनाव आयोग से की थी जिन पे विचार करके आज एक फैसला लेता हुआ चुनाव आयोग नजर आएगा। वो बड़ी मांगों को लेकर अगर आप कुछ इस वक्त बात रखना चाहें तो सौरभ। सौरभ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप शायद म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सौरभ, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही। हम आते हैं आपके पास में, उससे पहले हम चेन्नई का रुख करते हैं। अक्षरा नाथ हमारे साथ में मौजूद है। सौरभ, एक बार बोलिएगा, शायद आपकी आवाज आए तो। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। अक्षरा का रुख करते हैं, चेन्नई का। अक्षरा, अगर असाइनमेंट द कॉल इज गॉट कट, कैन यू प्लीज कनेक्ट अगेन? अक्षरा, हम कोशिश करेंगे आपके पास भी संपर्क करने के लिए। लगा लेंगे। सुवीना हमारे साथ में जुड़ी हुई है, हमारे साथ में डिब्रूगढ़ से। सुवीना, अगर आप तक हमारी आवाज़ आ रही है तो सवाल यही है कि तमाम राज्यों के जो राजनीतिक दल हैं असम के, उन्होंने चुनाव आयोग से तमाम बातों का जिक्र किया था कि आप किन किन बातों का ध्यान रखिए आने वाले समय में। सुरक्षा एक बड़ा मामला रहा है सिक्योरिटी को लेकर सुवीना, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिहाज से देखा जाए तो अपने आप में बड़ा संवेदनशील सेंसिटिव इशू है। उस लिहाज से क्या कुछ बातें रखी गई राज्यों की ओर से, राज्य की पॉलिटिकल पार्टी की ओर से, और चुनाव आयोग ने क्या आश्वासन दिया था? सुवीना जी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो असम जो है क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक पॉइंट लोकेशन पे आता है, क्योंकि इसके जो बॉर्डर्स है वो ना सिर्फ 7 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनके साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि जो है बॉर्डरिंग एरियाज जो है चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इन सब से जो है इनके बॉर्डर्स में काफी खासकर कि बांग्लादेश से, तो इसलिए जो है ये काफी एक इम्पोर्टेंट स्टेट हो जाता
जाता है इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी कुछ 1 महीने से अराउंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है टाइट है। हर एक ट्रैफिक सिग्नल, हर एक इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पे जो है पुलिस पॉइंट्स बिठाए गए हैं और प्रॉपर हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, ताकि कुछ भी इलेक्शन के दौरान कुछ भी अगर उसको ट्रैम्पलाइज करने के लिए अगर कुछ भी इक्विपमेंट्स या कुछ भी सामान होता है वो यूज किया जाता है तो उसको उसी टाइम पे तैनात रोका जाए। और अब आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जब मीटिंग हुई थी तब लगभग सारी पार्टीज जो है वो मिलके उन्होंने अच्छे से उन्होंने मीटिंग किया और उसमें यही कंसेंसस आया कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ फेस्टिव मोड में जाने से पहले, जो कि रोगाली बिहू एक फेस्टिवल है, तो उससे पहले जो है इलेक्शंस स्मूथली हो जाएगी, जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो या और भी तमाम जो आयाम है इलेक्शंस को, निर्वाचन को रखते हुए, तो वो जो है सशक्त रूप से जो है वो जो है प्रशासन जो है कंडक्ट कर पाए। तो इसीलिए जो है पहले से उन्होंने पार्टीज ने भी यही बोला कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप इलेक्शन रोगाली बिहू के पहले रखिए, ताकि जो है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मूथली जो है हमारा जो है निर्वाचन इलेक्शंस अच्छे से हो जाए। सुबीना, एक चीज ये कि प्री पोल अलायंस के लिहाज से अगर बात की जाए तो अभी तक उस प्रकार से एक राजनीतिक दलों की ग्रुपिंग को लेकर कोई री अलाइनमेंट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब हम असम की बात करते हैं तो बजरुद्दीन अजमल का नाम और उनके द्वारा तमाम चुनाव लड़ाने के लिए जो कोशिशें लगातार रहती हैं वो एक पक्ष के तौर पर रहता है। उनकी अभी पॉलिटिकल पोजीशनिंग को लेकर कोई अभी तक कोई खबर कि क्या वो खुद से चुनाव में रहेंगे या किसी के साथ अलाइनमेंट करते नजर आएंगे, उसको लेकर कोई बात? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत अहम मुद्दा है इस बार इलेक्शन का। कांग्रेस के टाइम पे जो था AIUDF जो था लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी रहा है एक टाइम पे, लेकिन अभी जो है उसके सीट्स जो है कम होके अभी जो है 16 सीट्स पे आ गई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली बार के जो इलेक्शंस में जो है कांग्रेस के अलायंस में जो AIUDF शामिल था, लेकिन इस बार जो है AIUDF इंडिपेंडेंटली लड़ेगी, वो किसी भी अलायंस के पार्ट नहीं होगी, जो एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस बार असम असेंबली इलेक्शंस में। खासकर जो है माइनॉरिटी डोमिनेटेड जो एरियाज है, जो लोअर असम में कहे तो उस एरियाज में जो है ये काफी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है इलेक्शन टर्नआउट होता है। और ये जो लोअर असम के जो सीट्स है इसमें जो है बीजेपी का जो अलायंस है, NDA जो अलायंस है, उसमें जो कि बीजेपी पार्टी है, फिर असम गण परिषद है और उसके बाद जो है BTR रीजन की UPPL पार्टी जो पहले से अलायंस मेंबर थी, और इस बार जो है बोरोलैंड पीपल फ्रंट भी ज्वाइन हो गई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो NDA की जो है अलायंस वो काफी स्ट्रांग। ठीक है शुबीना, आपको रोकना चाहिए जी। और इस वक्त बड़ी खबर जो फ्लैश हो रही है, इस वक्त 5 प्रदेशों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान बस होने ही वाला है और ऐसे में इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगा अब से बस कुछ ही देर में, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सबके सामने आएगा। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु में ये चुनाव होने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा चुनाव, लगातार जो ज़मीनी जो स्थितियां हैं वो क्या कुछ कह रही हैं, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है कि किस तरह से चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और पुडुचेरी और असम में भी ये विधानसभा के चुनाव होने हैं। 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें ये चुनाव होने हैं, 4 राज्य और एक जिस तरह से हम देख रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश, वो लगातार यहाँ पर अपनी बानगियां पेश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी लिहाज से अब से थोड़ी देर में ही जैसे ही, और आइए अब आपको सीधे वहीं का रुख करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। The press conference of the Election Commission of India, as we gather here for the announcement of poll dates for the general elections to the legislative assemblies of Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. We have amongst us the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar Sir, Honorable Election Commissioner, Dr. Sukhbir Singh Sandhu Sir, Honorable Election Commissioner, Dr. Vivek Joshi Sir, Senior DCs, Shri Manish Garg, Shri Gyanesh Bharti, Dr. Pawan Kumar Sharma, DEC,
Shri Bhanu Prakash Yeturu, and DG IT, Dr. Seema Khanna. Now may I request the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar Sir, to share his thoughts with you and announce the dates of polling. Sir. My dear electors of Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal, during the past few days, the Commission visited all the poll-bound states for reviewing the preparedness for the ensuing assembly elections. During these visits, the Commission met all the recognized political parties and received their suggestions. The Commission also met the district electoral officers, the SPs, the IGs, the DIGs, and nodal officers of all the enforcement agencies. The Commission also had meetings with the chief electoral officers, chief secretaries and DGPs of the respective states and union territories. The Commission also facilitated the BLOs for doing an excellent work for the SIR. The Commission also interacted with the young and first-time voters and also our sweep icons who are engaged in voter awareness activities. As all of you are aware, these 5 states and UTs represent distinct geographical and cultural landscapes of India. These elections represent not only a democratic exercise, but also the cultural richness of India and truly reflect the unity and diversity of our nation. Pure electoral rolls are the bedrock of any democracy. With this objective, the special intensive revision is being conducted as per Article 326 of the Constitution to ensure that no illegible elector is left out, while no ineligible person is included in the electoral rolls. I congratulate all the booth level officers, assistant electoral registration officers, electoral registration officers, district election officers, and all election officials who were involved in this work for ensuring its smooth conduct and completion. It has been a massive democratic exercise. Around 17.4 crore electors are going to participate in these elections, an exercise of continental scale and proportionality. To give you a feel of numbers, 17.4 crore electors roughly also comprise the continent of Australia, France, South Africa, Germany, and Canada. We will also see our guests from more than 20 countries from their electoral commissions who will be visiting these elections for witnessing the festive celebrations, the transparent and efficient celebrations of elections in India. The Commission, along with lakhs of election officials and security personnel, is committed for ensuring free, fair, transparent, accessible, and peaceful elections. Election Commission of India is also prepared to welcome each and every voter to their polling stations and provide them with a pleasant and comfortable voting experience. I would also like to make a special appeal to our youth and the first-time voters. My dear friends, you are about to step into one of the most
important responsibilities of your life, exercising your democratic right, the right to vote. I urge you to participate enthusiastically in this great democratic exercise and cast your vote with pride, responsibility, and confidence. Your vote is your choice in shaping the future of your state and the nation. Elections in India are the festival of democracy. Chunav ka parv, hum sab ka garv. This festival of democracy belongs to every citizen, every elector of India. Before announcing the schedule of elections, I would like to present before you a brief PPT which will entail the details of these coming elections. The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, and the Union Territory of Puducherry. The total electors are 17.4 crores, and the assembly constituencies are 824. The number of polling stations is roughly 2.19 lakhs, and the electoral machinery would consist of roughly 25 lakh personnel. To give you an overview, the end of term of Assam Assembly is on 20th of May, Kerala 23rd of May, Puducherry 15th of June, Tamil Nadu 10th of May, and West Bengal 7th of May. To give you a little overview of the electors, Assam, as per the final list, would be roughly 2.5 crores, Kerala 2.7 crores, Puducherry 9.44 lakhs, Tamil Nadu 5.67 crores, and West Bengal, the final list on 20th February comprises of 6.44 crores, and the learned judges, after their adjudication, whatever supplementary list comes, they shall be added. To give you a feel of the category of our electors, we have more than 100 years of age centenarians in Assam, Kerala, even Puducherry, Tamil Nadu, and West Bengal. The 85 plus years of age electors are also good in number. Our Divyang Bhai and Bhai Behan, the first time electors, the electors from 20 to 29 years of age, and service electors. These are statistics which will be circulated to you. A total number of 2.18 lakh polling stations shall be set up. Majority of them will be in rural areas. Average per elector is between 750 to 850, less than 900 in any case. The model polling stations will be set up in all the states and UTs, and they'll be specially women-managed polling stations. Webcasting shall be 100% in all the polling stations, and there will be Divyang brothers and sisters managed polling stations as well. The electoral exercise in India is one of the largest and most unique exercise in the world. For example, in Assam, the polling teams undertake arduous journey of 50 to 60 kilometers from Majuli via ferry and road, cross Brahmaputra River, and finally reach the remote Dhanegana polling station where 248 electors are there, and they reach there by tractor in the end. Similarly, in Kerala, Edamalgudi has around 693 electors, a tribal area of Idukki district, where the polling officials reach by completing 30 kilometers of journey through rugged off-road terrain by specified vehicles, and followed by 8-kilometer trek by foot. Similarly, in Assam, similar West Bengal, in Alipurduar district,
Polling teams trekked through the Buxa Tiger Reserve Hills to reach the polling booths of 759 electors, and similarly in Tamil Nadu, Varusanath Hills in Theni district, polling officers traveled 3 hours across difficult terrain to reach 5 electors. Puducherry also, in its Chidambaram Pillai schools, once a French colony, was designated model polling stations, which has 2 polling stations of 722 and 651 electors. A total of 25 lakh election officials shall be deployed across 5 states and polling personnel, 8.5 lakh security personnel, 49,000 micro observers, 1,444 observers, 40,000 counting officials, 21,000 sector officers, and 15,000 micro observers for counting as well. The voter awareness campaign has progressed well, the maximum of which came through the special intensive revision enumeration forms. Apart from that, the Election Commission itself, the Chief Electoral Officers and our sweep icons have penetrated deep with the substantial range and depth to reach each and every voter. For EVM awareness, various camps have been organized at the district level and even at the returning officers level to ensure that the transparency, the efficiency, and the information dissemination regarding these transparent electronic voting machines reaches the grassroots. The EVM awareness is Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu, and West Bengal. More than 717 demonstrations centers were set up. Polling stations through mobile distribution vans were set up. People participated in EVM awareness, which is roughly more than 28 lakhs. And people who tried mock polls also, the hands-on on EVMs, were more than 25 lakhs. In order to ensure a pleasant voting experience, the Election Commission has issued directions that in every polling stations there shall be provisions for drinking water, toilets, signages, ramps, wheelchairs with volunteers, help desks, voter facilitation centers, sufficient lighting inside the voting compartment with adequate shade shall be there in all the polling stations. Special care shall be taken for all our respected senior citizens and Divyangjan. The polling stations shall be on the ground floor. There shall be ramps. They have priority in voting. For seating arrangements, special benches shall be put up. They can also apply for home voting, and sufficient transport facility also will be available to our respected senior citizens and persons with disabilities. During the recent 12 months, the Election Commission of India has taken more than 30 new initiatives to ensure that elections are more transparent. The experience to the electors is much more pleasant, and all the stakeholders get all the necessary information as soon as possible. The first one of them has been the special intensive revision, which ensures, in accordance with Article 326 of the Constitution, that no eligible voter shall be excluded, while at the same time no ineligible person should be included. Amongst the new initiatives, just outside the gate of the polling station, an elector can go, deposit his or her mobile, go and vote inside and come out and collect the mobile and go back. In order to identify the candidate to whom the elector wants to select, there shall be colored photograph of all the candidates on the EVMs.
In order to ensure that there are no long queues, not more than 1,200 electors shall be there in any polling station. The candidate booths can be set up just outside 100 meters of the polling station, and the voter information slip will have a clear number mentioning the voter's polling station, its number, and his part and serial number. Amongst the other new initiatives, one major initiative has been that all the applications of Election Commission of India now are under one app which is applicable on mobile, available on mobile, and it is called as ECI Net. All the necessary information across all the stakeholders is available, whether it is your EPIC card, whether it is your polling station, whether it is about the candidate, whether it is about the affidavits of the candidate, whether it is about the progress of polling which is taking place, or whether it is about counting. There shall be 100% webcasting to ensure transparency in each and every polling station. The presiding officers of every polling station shall input the number of votes cast after every 2 hours to ensure that voting percentages which are being relayed through the media to the public at large is by and large accurate. And at end of the poll, whatever the figures are there in 17C, accordingly the percentage is also displayed without any further delay. All the booth level officers have been given identity cards so that our electors and the households can identify them easily. And since our electoral staff has been working very hard, their remunerations were also increased. ECI Net, as I mentioned, will be containing all the 40 different applications integrated in a seamless manner. In another initiative to enhance transparency, the postal ballots will be counted 2 rounds before the EVMs. Similarly, all the statistics relating to the elections shall be available through ECI Net itself within 72 hours of counting being over. In case of any difference because of typographical errors between 17C, which is given at the polling stations, to all the polling agents who are present, and the EVM count, if there is a difference, the VVPATs of that EVM shall mandatorily be counted. Similarly, after the counting is over, the losing candidate can prefer, after prescribed payment of fee, checking of the EVM along with VVPAT counting. In order to ensure that the entire process is done similarly at all the polling stations, a gigantic training effort has been undertaken by the Election Commission of India by training officers right down to booth level officers by the Commission itself. The booth level agents were also trained, of course, the police officers, the DEOs, the communication officers, and this capacity building exercise had been piloted by India International Institute for Democracy and Election Management, IIIDM, which is run by the Election Commission of India. Election Commission of India also trains officers of more than 100 countries concurrently. In order to have a substantial dialogue and engagement with the stakeholders, the Commission adopted a consultative and collaborative approach by which more than 4,700 all-party meetings were held by all the returning officers, DEOs and CEOs of this country. Similarly, the Election Commission of India also invited all the national and state-level political parties to have such meetings, and more than 28 such meetings have already taken place. There has been national conference with legal councils and interactions with field-level beneficiaries, that is booth-level officers, EROs, DEOs, during the state visits. There have been other host of new initiatives which have been mentioned here, totaling to number 30. These slides will be there, and the Commission has been extremely proactive, transparent, efficient, and consultative in its approach to ensure that
the experience of election is much, much more pleasant to our prime stakeholder, that is the elector. Considering that India has been the mother of democracies and the largest of them all, with the most transparent elections taking place, the international idea is now currently being chaired by India. We also held an international conference with more than 70 countries. Next. Where the chief electoral officers from those countries has participated recently. Commission had review visits to all these 5 states/UT and met all the officers, as I had mentioned earlier, including our foot soldiers, that is our booth level officers. Clear directions have been issued to all the enforcement agencies, nearly 24 of them, that elections in these states and UT shall be inducement-free and violence-free. Directions have been issued to the collectors and the SPs that they have to act with complete impartiality and enforce the rule of law. The observers which will be visiting the states, their details should be made public, and any fake news on social media should be strictly monitored and necessary action taken. Shall we move to the poll shilling announcements now? Next. All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase, and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th of May. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th May 2026. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April, and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase, 152, and the second phase, 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. There will be 8 by-elections also, that is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. The name of the constituencies are mentioned here and the reasons which will be circulated to you. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held, the polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases. Thank you. Now we shall begin with the question answer session. I'll request all of you to introduce yourselves and your organization before you ask the question. I'll also request you to ask one question
per person, and kindly do not repeat the questions. We shall be taking questions in groups of 5, after which the Honorable Chief Election Commissioner shall respond to that, and then we go on to the next round of questions. 6, 40, 94, 25. Hello. 3. जी, मेरा सवाल है एबीपी न्यूज़ से मैं मोहित दुबे हूं सर, सामने 40 नंबर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराया गया था और इस बार आप 2 चरणों में करवाने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या आपने ऐसी तैयारी कर ली कि 2 ही चरणों में आप करवाने जा रहे हैं? और एक इसी से संबंधित दूसरा सवाल है कि तमाम विपक्षी दल जो हैं, अपोजिशन जो हैं, वो आप पे निशाना साधते हुए नज़र आ रहे हैं। आप पे आरोप ये लगाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन विपक्षी दलों को आप क्या जवाब देंगे? और आप इकलौते मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिसके खिलाफ लोकसभा राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस भी दिया गया है, तो आप जो नोटिस दिया गया है उसको लेकर आप क्या जवाब देंगे? थैंक यू सर। दिस साइड हर्षा फ्रॉम रिपब्लिक टीवी। Sir, my first question, sir, earlier this week you had sought the list of police officials during whose presence the post-poll violence took place in the year 2021 in West Bengal. So what's the status of it? And sir, whether those police officials will be deployed in the polling state in West Bengal during election or not? So second one, so when can we expect the supplementary list? Sir, already 15 lakh have been disposed from the adjudication list. When can we expect the supplementary list? नीरज। सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल ये है कि मैं उसी को आगे सवाल बढ़ा रहा हूँ जो महाभियोग को लेकर नोटिस दिया गया है संसद में, और ऐसे वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो रही है। बंगाल में टीएमसी की तरफ से सवाल ज़्यादा खड़े किए गए हाल के दिनों में, तो ऐसे तमाम विपक्षी दल जिन्होंने नोटिस दिया है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में आप खुद कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो विपक्ष के लोगों को क्या कहेंगे? सर मैं अश्विन कुमार सिंह एनडीटीवी से। सर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कुछ देर पहले बंगाल की सरकार ने 500 रुपये का मानदेय बढ़ाया पुजारियों और मुआजिनों के लिए, और साथ ही डीए भी बढ़ाया गया है। तो क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो एक तरीके से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 30 मिनट पहले किया गया, तो क्या कमीशन इस पर कुछ विचार करेगा? So, first of all, I'd like to make clear that the model code of conduct is applicable from now onwards. So actions taken prior to model code of conduct is the prerogative of the concerned government. But now onwards, the model code of conduct shall be applicable. With regards to the West Bengal elections to be held in 2 phases instead of 8 phases earlier, the Commission has held detailed deliberations, and in its considered opinion, it was found necessary to reduce the number of phases and bring it down to an extent where it is convenient for everybody. With regards to the police officers who were involved in the violence in earlier elections, the list has been sort of, as is known to the media during our visit to the West Bengal, and necessary action as per law shall be taken. With regards to the supplementary list, as per the orders of the Honorable Supreme Court, the learned judges working under the directions of the Honorable High Court of Calcutta would be bringing out this supplementary list. And as and when the supplementary list, the names are coming out, they shall be included in addition to the existing electors.
With regards to some other questions, I would like to make it clear that elections in all these 4 states and the Union Territory of Puducherry shall be violence-free and inducement-free. Commission will take strict action if anything to the contrary is noticed or reported. 39, 42. हाय सर 56, पीछे दीजिए 56. सर मनोहर केसरी न्यूज़ एक्स और इंडिया न्यूज़ से सर लगातार आरोप लगते रहे हैं, चाहे एसआईआर को लेकर के भी ममता बनर्जी भी लगातार प्रोटेस्ट पे बैठी रहीं और ये कहा जा रहा है कि एसआईआर जो हुआ है उन लोगों का नाम हटा दिए हैं जहां टीएमसी के ज़्यादा वोटर्स थे। तो किस तरह से ट्रस्ट आप लोग डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि लगातार इस तरह से अपोजिशन की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। और दूसरा है कि चुनाव आयोग को कहा जा रहा है टीएमसी की ओर से कि संवैधानिकता का पालन नहीं किया जा रहा है, असंवैधानिक है और जब मीटिंग में जाते हैं हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है, क्या कहेंगे? Sir, Venkataraman from Dinamala from Tamil Nadu. So now the trend has come that before the election date announcement, the government's offering money. The Bihar before assembly election 10,000 rupees was offered to the voters. Now, followed by Tamil Nadu has announced 5,000 rupees. Does the election commission has any plan to prevent this kind of activities? Number one. Due to freebies, most of the state government become a bankruptcy. Whether the election commission got to know the facts that what kind of action is going to be taken by the election commission of India. 3, during TN session time. Sir, please restrict yourself to one question. Only the last question. During the TN session time, the election commission was considered to be one of the best commission. Now, when are we going to see the same kind of opinion from the public? सर गौरव श्रीवास्तव सर इधर 42. सर गौरव श्रीवास्तव टाइम्स नाउ भारत से। गौरव जी आई एम कमिंग टू यू जस्ट ओके सर। प्रशांत देव सर न्यूज़ 24 से। मेरा सवाल एक ही सवाल है 2 तरीके का कि आपने पश्चिम बंगाल में खास करके समीक्षा बैठक की है सभी पार्टियों से मिलकर के कानून व्यवस्था, आपको क्या फीडबैक मिला कि कितनी स्थिति वहाँ पे अच्छी है खराब है? दूसरा कि अब अनाउंसमेंट करने के बाद आप कितने मुतमईन हैं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे पश्चिम बंगाल में? क्या मैकेनिज्म आपने डेवलप किया है उसके लिए? गौरव जी। सर गौरव टाइम्स नाउ भारत से। इधर सर सर सवाल ये है कि पहली बार एसआईआर की प्रक्रिया जो कि सोलली केंद्रीय चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में, उसमें अदालतों की भूमिका लोगों की मतदाता पात्रता को तय करने के लिए ली गई। क्या आने वाले राज्य जहां पर एसआईआर होना है और जहां पर पेंडेंसी बाकी रहेगी, क्या इसी तरह का एक जो कस्टम है वो शुरू होगा या एक इसे किस तरह से आप देखते हैं? दूसरा सवाल सर ये है कि पश्चिम बंगाल को लेकर जब आपने बैठक की थी तो ये जानकारी आई कि राजनीतिक हिंसा को लेकर जो है खास तौर पर लगाम लगाई जाएगी। क्या कुछ आइडेंटिफाई हो सका है कि किन राजनीतिक दलों की तरफ से सबसे ज़्यादा राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है और सबसे ज़्यादा दिक्कतें रही हैं, उसको लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा? 80 संजय शर्मा हूं आज तक से। मेरा सवाल भी गौरव के सवाल को आगे बढ़ाने वाला है कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए लेकिन हिंसा मुक्त रहे अधिकतर। इस बार 2 चरणों में हो रहे हैं लेकिन वहां बड़ी समस्या चुनावी हिंसा से ज़्यादा चुनाव के बाद की हिंसा है। उससे निपटने के लिए कोई खास इंतजाम या फिर उसमें कैसे करेंगे? सर भारत के संविधान का अनुच्छेद 326, द आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग को ये संवैधानिक दायित्व देता है कि वो सिर्फ पात्र लोगों को ही सूची में रखें। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड बाय आर्टिकल 326 to include electors who are above 18 years of age, who are citizens of India, and who are staying in that assembly constituency to be in the electoral rolls. The Election Commission of India has been
undertaking this responsibility in the form of special intensive revision. With regards to the political statements by certain political leaders or political parties, the Commission does not wishes itself to engage in such dialogues. With regards to the decisions of certain governments, just before the Model Code of Conduct has come into force, I have already explained earlier that in a democratic setup, the state and central governments, in their own wisdom, can take any policy or any other decision which they feel is appropriate. But once the Model Code of Conduct comes into operation, any decision which affects the outcome of the elections or works in a way of inducement is not allowed, and the Model Code of Conduct has come into force just now. जहां तक चुनावी प्रक्रिया का सवाल है, elections in India are held as per the Constitution, the law, and the instructions. राजनीतिक हिंसा और चुनाव को प्रभावित करने वाले कोई भी इंड्यूसमेंट को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं 90 यस सर 92 इधर दीजिए 92 71 तिवारी दलेंस से हूँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले सालों के चुनावों के दौरान इलेक्शन कमीशन ने आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों पर कई बार सो कॉज नोटिस दिया। हाल के दिनों में कई बार उनके बयान ऐसे आए हैं जिनसे एक समुदाय पर हमला जैसा लगता है। चुनाव के दौरान ऐसा न हो, इसकी यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? एक चीज इसी से जुड़ा एक सवाल है, वहां के चीफ मिनिस्टर ने अभी कुछ दिन पहले कहा है कि कांग्रेस के 30 टिकट हम बांटेंगे, तो नैतिकता के तौर पे, चुनावी नैतिकता के तौर पे इसे आप कैसे देखते हैं? Sir, I'm Gopi from INS. Here. Yeah. So yesterday, Bengal's cabinet minister Shashi Panja's house was vandalized, as we are aware about that. So just a question regarding safety and security, as well as what steps is the ECI taking to counter misinformation and deepfakes, which might go around during the campaign period? Sir, Premanshu from Anandabajar Putrika. Sir, do you expect that all those cases under adjudication in West Bengal will get completed before the election? And if not, then what will happen to those voters? 37. Hi, sir. Sir, hi. Moitri this side from Network 18. Sir, same question as Premanshuda. As of now, more than 50 lakhs of voters' names are included in adjudication list. Do you think that by 23rd, the list will be completed? As you clearly mentioned multiple times that no eligible voters should be out of the voter list. So then what would be the mechanism and what would be your submission to the Supreme Court to conclude this election? Thank you. Hi, sir. Suchitra from News 18 here. To your left. So there is a growing concern about voter turnout numbers, especially the last few elections, and there has been a delay, or the numbers has been differed from the earlier estimates, raising a question about transparency of the commission. So would you care to comment on that? Okay. चुनाव से पहले दिए गए वक्तव्य या फैसलों के ऊपर चुनाव आयोग का टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। इलेक्शंस नियम और कानून के तहत होते हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी प्राबल्य में आया है
और इसके बाद अगर इस तरह की कोई घटना या वाकया होता है तो चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेगा। जहां तक मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक की बात है, हर स्टेट्स में जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं वो उसको मॉनिटर करेंगे और उनके टेक डाउन या एफआईआर की व्यवस्था करेंगे। वोटर टर्नआउट की जहां तक बात है, पहले जो फॉर्म 17C के आंकड़े होते थे वो जब पोलिंग पार्टी कलेक्शन सेंटर पर आती थी तो उसके बाद भरे जाते थे। पारदर्शिता पहले भी थी, लेकिन अब द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी फिलिंग द number of electors in a polling station before leaving the polling station. Therefore, the time lag will be reduced and such suspicions will be moved out. As far as the list under adjudication is concerned, I have mentioned earlier that the learned judges are looking into case by case, and whichever cases are approved by them shall be included in the final electoral rolls by way of supplementary list in terms of the orders of the Honorable Supreme Court. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Kindly join us for tea in the atrium on your left. इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि देश के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एक ही फेज में असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होने तय हुआ है। इसके अलावा तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो 23 अप्रैल को एक ही चरण में वहां पे वोटिंग होगी। इसके अलावा बंगाल में 2 फेज में वोटिंग करना तय हुआ है, जो पिछली बार 8 था, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। और सभी राज्यों में एक साथ 4 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यही, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक फेज में असम में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे। असम की 126 सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। तो केरलम की बात की जाए तो सभी 140 सीट पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और इसी तरीके से 9 अप्रैल को ही पुडुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। यानी कि इन 3 जगहों पर एक साथ गौरव 9 तारीख को ही, 9 अप्रैल को ही वोटिंग होगी। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर 23 अप्रैल को होगी और पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो 2 चरण में आपकी बार चुनाव होने वाला है। एक है 23 अप्रैल को और दूसरा है 29 अप्रैल को। तो साफ तौर पर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण अब ये, क्योंकि इसके बाद से अब जो तैयारियां हैं, चुनावी बिगुल बज चुका है हरेंद्र, और साफ तौर पर अब देखने को मिलेगा कि किस तरह से अब की बार जो जनादेश है वो किसके खाते में जाता है। और ऐसे में अगर हम टोटल इलेक्टर्स की बात करें तो 17 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूंसीज या विधानसभा की बात करें तो 824 है। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन जो रहेंगे वो 2 लाख से ज़्यादा हैं और जो इसमें अधिकारी तैनात किए जाएंगे 25 लाख से ज़्यादा उनकी संख्या होगी। साफ तौर पर चुनाव आयोग ने ये बड़े आंकड़े यहाँ पर गिना दिए हैं। असम की बात करें तो मतदाता जो सूची है वहाँ पर जो मतदान करते हुए नजर आएंगे, 2.5 करोड़ लोग वहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। केरलम की बात करें तो वहाँ पर भी 2.5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। पुडुचेरी की बात करें तो तकरीबन 9.5 लाख वहाँ पर जो ऐसे वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। तमिलनाडु की बात करें तो 5.5 करोड़ से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। वेस्ट बंगाल की बात करें यानी पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगभग 6.5 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा चुनाव है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर आगे की जो रणनीति है वो बनती हुई नजर आएगी और ये तमाम आंकड़े दिखाते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, किस तरह से जो पारदर्शिता है उसको बनाया जाए, सुरक्षा व्यवस्थाएं कैसी हो। इसके अलावा भी और जो तमाम जो नई गति अब की बार चुनाव आयोग पकड़ता हुआ नजर आया, उन तमाम मुद्दों पर और तमाम अहम पहलुओं पर चुनाव आयोग की नजर है और उसी के लेकर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण, जिस पर तमाम डेटा यहाँ पर साझा किया गया है जो हम आपके साथ इस वक्त साझा कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि पश्चिम बंगाल में चूंकि SIR की प्रक्रिया अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई है, तो ऐसे में चुनाव आयोग ने साफ तौर से कहा है कि मुख्य चुनाव जो कोलकाता
जो हाई कोर्ट है उसके निर्देशन में जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी वो भी एक प्रकार से शामिल की जाएगी। तो ऐसे में वोट कौन देगा पश्चिम बंगाल की जनता में, जिसको लेकर अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर भी एक बड़ा बयान कि सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल हुए नामों को भी वोटर लिस्ट के जो ड्राफ्ट लिस्ट होगी उसमें अंतिम तौर पर शामिल किया जाएगा। तो ये भी अपने आप में बड़ी खबर। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इन 5 राज्यों में अब आचार संहिता लागू हो गई है। तमाम सवाल भी किए गए और जिस बात का जिक्र आप गौरव कर रहे थे पारदर्शिता के साथ में और जो महत्वपूर्ण चीज़ है खासतौर से 100% वेबकास्टिंग के साथ में चुनाव आयोग ने इस बात का जिक्र भी किया। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं जो कि चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे थे। राजेश, एक बार फिर से आपका स्वागत है और महत्वपूर्ण चीज़ यही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम बंगाल को लेकर जो बात कर रहे थे 8 चरणों वाली, अब वो 2 पर आ गई है। तो ये चुनाव आयोग की तैयारी भी दिखाता है, देश के सशक्त होते लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भी दिखाता है। राजेश। बिल्कुल आर्येंद्र, आपने सही कहा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पिछली बार 8 चरणों में मैराथन चुनावी पारी खेली गई थी बंगाल में और इस बार मात्र 2 फेज में पूरे बंगाल के चुनाव को समेट लिया जाएगा। और इसी तरह से 3 फेज में असम में चुनाव हुए थे, असम में मात्र 1 फेज में चुनाव जो है वो संपन्न कराया जाएगा, क्योंकि असम की भी भौगोलिक परिस्थिति बहुत हम कह सकते हैं कि दुर्गम कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। एक तरफ जहां करीमगंज है जो बांग्लादेश की बॉर्डर पर है, बगल में सिलचर है, तो एक तरफ तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जोरहट, नौगांव है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गुवाहाटी शहर है। तो अपर असम और लोअर असम दोनों को एक साथ साधना किसी चुनौती से कम नहीं होगा, लेकिन 1 फेज में चुनाव संपन्न कराने का ऐलान करके चुनाव आयोग ने एक बड़ा संदेश दिया है कि चुनाव आयोग पूरी तौर पर तैयार है और अर्धसैनिक बलों की तैनाती का मसला हो या फिर अन्य तरह की तैयारियां हो, चुनाव आयोग ने पूरी मुकम्मल तैयारी कर रखी है। और शायद यही वजह है कि मात्र 1 फेज में असम में, 2 फेज में बंगाल में और केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1-1 फेज में मतदान कराने का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है, जो अभी की सबसे बड़ी खबर है। यही ब्रेकिंग न्यूज है। और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता सभी राज्यों में लागू हो गए हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया गया है उन तमाम राज्यों में आचार संहिता लागू हो गए हैं। आचार संहिता से संबंधित एक सवाल पत्रकारों ने ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा कि पश्चिम बंगाल में अभी आधे घंटे पहले राज्य सरकार ने कोई ऐलान किया है, कोई घोषणा की है, क्या वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग जो आदर्श आचार संहिता है वो ऐलान होने के साथ शुरू होता है, पहले नहीं। तो इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया कि अब चुनाव आयोग के द्वारा ऐलान किए जाने के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया है। अब देखना होगा कि तमाम सियासी दल, चूंकि वक्त बहुत कम है, 9 अप्रैल को असम में चुनाव होने हैं, निश्चित तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने वर्किंग कमेटी की बैठक करेंगे, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, प्रत्याशियों के नाम का चयन होगा, नॉमिनेशन जो है वो करने के लिए लोग मैदान में कूदेंगे और धुआंधार रैलियां जो है वो देखने को मिलेगी इन 5 राज्यों में। तो चुनावी फीवर बिल्कुल हाई हो चला है आर्येंद्र। अब देखना होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कैसे कैसे अपने तर्कस से तीर निकालते हैं और कैसे दुश्मन का किला भेदने की कोशिश करता है। बिल्कुल राजेश, इस पर ऐसे भी देखें इसको तो पारदर्शिता तो साफ तौर पर नजर आएगी, जिसकी बात लगातार हमने देखी इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या अब की बार नई चीजें जो हैं वो यहाँ पर रखी जा सकती है इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया के दौरान? क्या कुछ इसको लेकर भी बड़ा अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आया राजेश? हाँ, देखिए गौरव, जहाँ तक डीप फेक वीडियो का सवाल है तो उस पर स्पष्ट तौर पर ये कहा गया कि भाई जो डीप फेक वीडियो का मसला है उसको कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश की जाएगी, उसको कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बात चुनाव आयुक्त ने कहा, उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी भी तरह की हिंसा जो है उसको बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी जिन राज्यों में हिंसा के सहारे चुनावी बैतरनी पार करने की परंपरा रही है उन राज्यों पर नकेल कसने की जरूर कोशिश की जाएगी और वाकई सियासत में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वाद विवाद, बहस विमर्श और वोट के लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन अगर राजनीतिक हिंसा के जरिए
अगर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग इस पर कड़ा संज्ञान लेगा और किसी भी तरह के आचार संहिता उल्लंघन का जो मामला है उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बार का चुनाव बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव आयोग के पुख्ता इंतजामात के बीच संपन्न कराए जाएंगे। मतदाता जागरूकता अभियान की बात करें या फिर अन्य तरह की जो तमाम जो गतिविधियां हैं उसको लेकर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं संजीदा है और हर हाल में वो चाहता है कि मतदान का प्रतिशत जो है वो और आगे बढ़े और इसके लिए कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त के बीच मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए चुनाव आयोग प्रेरित भी करेगा। बिल्कुल राजेश, आप जो बात कह रहे हैं वही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ तौर से कई नई पहल का भी जिक्र किया। गौरव, जिन बात का आप जिक्र कर रहे हैं तो उसमें नई पहल जो हमने अभी बीते चुनाव में भी देखा था कि पोलिंग बूथ पे वहां पे मोबाइल जमा करने के काउंटर की सुविधा देने की भी व्यवस्था की गई है। जो प्रत्याशी हैं उनकी कलर्ड फोटो हो ताकि उनके चेहरे को आप आसानी से एक वोटर पहचान सके। इसके अलावा किसी भी एक पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाताओं की संख्या नहीं होगी ताकि सीमित समय में सही तरीके से सभी लोग वोट कर सकें। साफ वोटर स्लिप होगी। वोटर स्लिप जो एक मतदाता को मिलती है वो इतनी साफ क्लियर क्रिस्टल होगी कि सारी जानकारियां सही से मिल सकें। इसके अलावा ECI नेट ऐप के माध्यम से सारी जानकारियां उस ऐप पे उपलब्ध होंगी। चुनाव के लोगों से जुड़ी हुई हर प्रकार चीजें और 100% वेबकास्टिंग की बात भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने की है साफ तौर से। और हर 2 घंटे पे वोटिंग परसेंटेज का अपडेट होगा ताकि आम लोगों को पता चल सके किस पोलिंग बूथ पे, किस जगह पे, कहां पर कितनी पोलिंग का रफ्तार किस प्रकार से है। और काउंटिंग को लेकर भी ये कहा गया है कि EVM के अंतिम 2 चरण से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी कर लेना सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये अपने आप में तमाम ऐसी नई पहल जो हमने पहले भी देखी उसको लगातार किया गया ताकि एक पारदर्शिता भी लगातार बनी रह सके। राजेश, सवाल यही है कि लगातार हम इस बात का भी जिक्र कर रहे थे इन चुनावी राज्यों में हमने बीते चुनाव 2021 के चुनाव में भी देखा एक बढ़ा हुआ मत प्रतिशत देखने को मिला है और अन्य राज्यों के लिए नजीर के तौर पर रहा है। 80 से ज्यादा फीसदी हमने वोटिंग देखी है। इन तमाम प्रयासों के बाद और इस तमाम कोशिशों एक्सरसाइज के बाद में वोटिंग परसेंटेज में बढ़ने को लेकर भी एक पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहा है चुनाव आयोग। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह कहा है कि वोटिंग जो परसेंटेज है उसको हर हाल में जो है वो बढ़ाने के लिए तमाम तरह की कवायदें की जाएंगी। और आपने देखा कि डीप फेक वीडियो के बारे में भी स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि डीप फेक वीडियो जो है उसकी तहकीकात की जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अमूमन आप देखते हैं कि चुनाव के बीच सोशल मीडिया एक बड़ी भूमिका में नजर आता है। वो जमाना अब चला गया कि वॉल पेंटिंग और पर्चा और पंपलेट के जरिए हम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते थे। अब सोशल मीडिया का जमाना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के जरिए हम रील्स बनाकर मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करते हैं घर बैठे हुए। लेकिन इसमें कई बार ये देखा जाता है कि फेक वीडियो के जरिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिथ्या वीडियो डालकर उससे अफवाह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है या किसी का चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है। तो इस पर चुनाव आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है कि डीप फेक वीडियो जो फेक वीडियो होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, जरूरत पड़ी तो उस पर मुकदमा भी कराया जाएगा। तो इस तरह से चुनाव को प्रभावित करने वाली वैसी ताकतें जो असामाजिक ताकतें हैं उस पर नकेल कसने की कवायद जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है। और पहले से भी हम जानते हैं कि चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भी चुनाव आयोग हमेशा नकेल कसता रहा है और तमाम तरह के जो जागरूकता से संबंधित जो चीजें हैं उसको भी उजागर करने की कोशिश की जाती है। तो चुनाव आयोग पूरे उत्साह के साथ लवरेज है और कहीं ना कहीं जो मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने, उन्हें मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए तमाम तरह के अभियान जो हैं उसको और आगे बढ़ाने की जो कवायद है उसको चुनाव आयोग तेज करेगा ताकि पुराना जो रिकॉर्ड है मतदान का वो टूट सके और नया कीर्तिमान स्थापित हो सके। बिल्कुल। अब राजेश, एक सवाल और कि अब की बार हमने देखा है कि कुछ जो नई चीज़ें यहाँ पर निकलकर सामने आई थी उसमें हम AI जनरेटेड वीडियोस कई बार देखने को मिलते थे। तो ऐसे में डीप फेक की बात एक तरफ है, AI जनरेटेड वीडियोस, क्या उनके लिए भी कोई अब की बार इस तरह की रूपरेखा रखी गई है कि क्या उस पर भी नकेल कसी जा सके? क्या किस तरह से उसको अधिकारी जो है उसको सुनिश्चित कर पाएंगे कि उस तरह के जो फेक वीडियोज़ हैं वो लोगों के सामने ना आ पाएँ? वो उसका एक अपना मैकेनिज्म होता है गौरव, उसकी तहकीकात की जाएगी कि कौन सी वीडियो
सही है या कौन सी वीडियो गलत है, उसकी तहकीकात करने के बाद चुनाव आयोग जो है वो कार्रवाई करने की बात और मुकदमा करने की बात कर रहा है। और निश्चित तौर पर जो चुनाव आयोग के द्वारा नए प्रावधान किए गए हैं, जो मोबाइल फ़ोन जमा कराने की बात कही गई है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा ये उन मतदाताओं के लिए राहत की खबर होगी जो कई बार गलती से भी मोबाइल फ़ोन लेकर मतदान केंद्रों तक पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद उन्हें घर वापस आकर मोबाइल फ़ोन को अपने घर में रखकर दोबारा मतदान केंद्र तक जाना पड़ता है। उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी कि मोबाइल फ़ोन्स को वहां पर आराम से जमा कराया जा सकता है और जमा कराने के बाद जब वो मतदान करके बाहर निकलेंगे तो अपना मोबाइल फ़ोन लेकर वापस जो है वो अपने घर जा सकते हैं। तो चुनाव आयोग की ये जो पहल है ये एक शानदार पहल है और इसका चारों तरफ जरूर स्वागत किया जाना चाहिए। और तमाम तरह की जो अन्य सुविधाएं हैं, हमने देखा है कि अगर आप 30 साल पहले अगर मतदान केंद्रों की स्थिति देखें और आज वर्तमान स्थिति देखें तो उसमें एक बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं। अब पिंक बूथ जो है वो पूरे गुब्बारे और कलरफुल नज़ारों से भरे होते हैं। महिला मतदान कर्मियों के द्वारा पिंक बूथ पर मतदान कराया जाता है और ये कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करता है और शायद ये वजह है कि चुनाव आयोग इस तरह के पिंक बूथ के जरिए मतदाताओं को अपने घरों से बाहर निकालने की कोशिश भी करते हैं। जी राजेश, एक तरफ जहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती, एक तरफ जहां सुरक्षा बलों की तैनाती, वहीं मतदान केंद्रों पर बेहतरीन इंतजाम के बीच चुनाव आयोग की ये कोशिश है कि वो मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाए और फेक वीडियो हो या फिर कोई भ्रामक तथ्यों को परोसने वाले जो लोग हैं उनकी खैर नहीं होगी। उन लोगों पर चुनाव आयोग नकेल कसने की पूरी कोशिश करेगा और पूरी तौर पर उस पर लगाम लगाया जाएगा। बिल्कुल राजेश, आप बने रहिए। इस बीच में तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। तमाम राजनीतिक दलों की ओर से रिएक्शंस भी इन तारीखों के ऐलान के बाद आने लगे हैं। सांसद सौमित्र खान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद सौमित्र खान साहब हैं, आप बीजेपी के सांसद हैं। बंगाल में इस बार कैसी है तैयारी, खेल कैसे होने वाला है? अच्छा पोजीशन में है इस बार। बंगाल का पब्लिक मोदी का साथ है, मोदी का गारंटी का साथ है। पश्चिम बंगाल भी चाहता है विकास, जो विकास प्रधानमंत्री का नेतृत्व में हो सकता है, मोदी जी का नेतृत्व में हो सकता है। पूरा भारत आगे जा रहा है, हमारा पश्चिम बंगाल पीछे जा रहा है। इसलिए युवा महिलाओं ने साथ किया है जिस पर मोदी का साथ। मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और देखा, वो कह रहे थे कि जिस तरीके की भीड़ इस बार उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में देखी, इससे पहले ऐसी कभी नहीं। और ये सरकार बनाने की बात नहीं है, बंगाल की आत्मा को बचाने की बात है। मेरा 22 साल से पॉलिटिकल का धारणा में इसके पिछले भी बहुत सारे ब्रिगेड हुआ था, लेकिन मोदी जी का जो ब्रिगेड है ये ब्रिगेड अभी तक सबसे बड़ा ब्रिगेड है। बीते कई वर्षों में हमने बंगाल में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। संदेश खली का मामला देखा, खुद मैंने वहां राष्ट्रपति जी का अपमान पूरे देश ने देखा और किस तरीके से वहां पर लगातार टकराव बना रहा। इन सभी चीज़ों को अब बदलने का वक्त आ गया है। मोदी ममता जी ने एक खुद अपनी महिला होने के बाद भी महिला के ऊपर अत्याचार ज़्यादा हो रहा है। संदेश खाली में महिला का अत्याचार है, आप जहाँ पे जाओ अदरदोल में महिला का अत्याचार है। महिला फिर राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति में एक आदिवासी महिला है, एक महामहिम राष्ट्रपति है, उनका ऊपर भी नापसंद है। तो एक्चुअली ममता बंदोपाध्याय महिला होके भी महिला को देख नहीं पाते। इस बार कितनी सीटों की उम्मीद लेकर आप चल रहे हैं? पिछली बार से प्रदर्शन अच्छा होगा? हम लोग इस बार सत्ता बनाएंगे, जरूर हम लोग सत्ता बनाएंगे। इस बार बनाएंगे, बदलाव होगा, बदलाव खेला होगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से होगा। खेलेंगे इस बार, बीजेपी खेलेंगे, वो लोग देखेंगे। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप सौमित्र खान को सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार खेला होगा, लेकिन इस बार खेल बीजेपी करेगी, क्योंकि बंगाल में बहुत कुछ परिवर्तित होने जा रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। तो लगातार रिएक्शंस निकलकर भी सामने आ रहे हैं और किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ अब की बार होने वाला है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं वहां पर जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहां पर क्या कुछ हो सकता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो आपको ग्राउंड जीरो पर भी लिए चलेंगे, क्या स्थिति चल रही है और इसके अलावा और भी इस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टर 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 सिस्टर दीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है
मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार हम बने हुए हैं 2026 के चुनावी रण, क्योंकि अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यही है कि 9 अप्रैल को एक ही चरण में असम, केरल और पुदुचेरी में चुनाव होगा, तो तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होगी। तो 2 चरणों में इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा। अगर हम 2021 के चुनाव की बात करें पश्चिम बंगाल में, तो 8 चरणों में हुआ था, और उससे पहले 2016 की अगर बात की जाए तो 7 चरणों में चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, और सभी 5 राज्यों में 4 मई को एक साथ चुनावी जनगणना होगी। हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ दत्ता हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए, इसके अलावा सुनीना हमारे साथ में डिब्रूगढ़ से जुड़ी हुई है। सौरभ, पहले आपका रुख करते हैं, क्योंकि 2 फेज में चुनाव है, तो ये चुनावी तैयारियों को दिखाता है। 8 से 2 फेज में आ गए हैं। पहला फेज और दूसरे फेज को अगर ज्योग्राफिकली समझा जाए तो उसका पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन कैसे देखा जा सकता है? सौरभ। अरिंद गौरव, देखिए बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव करने के लिए ही 5 दफा, 6 दफा, 8 दफा में इलेक्शन होता था, लेकिन इस बार इलेक्शन से पहले यहाँ का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफिस है और इलेक्शन कमीशन का भी ऑफिस है, उन्होंने एक स्थिति जायजा किया कि इसके बाद भी अगर आप 6 दफा, 8 दफा इलेक्शन करते हैं, उसके बाद भी बंगाल में हिंसा क्यों हो रहा था। तो इसके चलते जो रिव्यू सामने आया, उसको चलते इनका ये मानना है कि हर फेज में जो क्रिमिनल फोर्सेस है वो क्या करते हैं, फर्स्ट फेज में अगर किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वहाँ पे अशांति फैलाने का काम करने के बाद वो आसानी से दूसरे फेज, तीसरे फेज में मूव होता है, यानी मोबिलाइजेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ क्रिमिनल फोर्सेस। क्रिमिनल फोर्स का जो मोबिलाइजेशन है वो बहुत अच्छी तरह से हो रहा था 8 फेजों में। तो इसीलिए ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के जो मीटिंग हुए थे उसमें भी ये कहा गया कि आप लोग वैसे जो ये 6 फेज, 8 फेज इनको रिड्यूस कीजिए। तो चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद यहाँ का जो स्टेट चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स है वो भी दूसरे स्टेट के तरह यहाँ पर भी पहले चरण यानी एक चरण में ही चुनाव करने का पक्षपात थे, लेकिन स्टेट पर्सनल, पुलिस पर्सनल का कुछ इशू था और उसको लेकर आखिर में 2 चरणों में हो रहा है। और इस 2 चरणों में भी आप देखें, ये जो 2 डेट यहाँ पे देखा जा रहा है, उसमें भी फेज वाइज अगर आप देखिए तो पहले क्या है कि पहले ऐसा भी हुआ है कि 2 चरणों में इलेक्शंस में फर्स्ट फेज में नॉर्थ बंगाल हो गया, सेकंड फेज में साउथ बंगाल हो गया। इस बार ऐसा भी नहीं है। इस बार जो फेजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उस फेजेस में आप अगर फर्स्ट फेज में देखिए तो कोच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरदुआर, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, ये सारे नॉर्थ बंगाल के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। साथ ही साथ इसमें मुर्शिदाबाद, पूर्व मेदिनीपुर जहाँ पे नंदीग्राम का कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, पश्चिम मेदिनीपुर जंगल महल के एरिया में आता है, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स को भी पहले चरण में लाया गया है। और सेकेंड चरण में आप नदिया है, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता, हुगली, पूर्व बर्धमान, और इन सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स का इलेक्शन सेकेंड फेज में हो रहा है। तो ये बात अपने आप में एक बात तो चरणों जो फेजेस है उसको एक बात कमीशन का कहना है कि इस बार हिंसा मुक्त चुनाव कराना ही है, और इसके लिए 2 फेजेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 8 फेजेस के जगह। और साथ ही साथ जो वेब कास्टिंग का इशू है, इस बार चुनाव आयोग का ये कहना है कि हर बूथ में वेब कैम तो रहेगा, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जोर जिस चीज़ पे दिया जाएगा वो है मॉनिटरिंग। एक व्यक्ति 4 घंटे एक कैमरा मॉनिटर करेगा, यानी एक बूथ में जो कैमरा के अंदर है, सीसी कैमरा के निगरानी में है, उसमें एक व्यक्ति 4 घंटा तक काम करेंगे। 4 घंटे में उन्होंने क्या देखा वो लिख के देंगे, नोट दे के जाएंगे। अगर
बाद में ये पता चलता है कि उस 4 घंटे में कुछ घटना घटी है जो होना नहीं चाहिए था, तो वो जो ऑफिसर जो ऑब्जर्वर के हिसाब से थे वेब कैम में, वो रेस्पॉन्सिबल हो गई। ये नीति इस बार चुनाव आयोग ने लिया है। और साथ ही साथ अगर कहीं पे भी वेब कैम डिसरप्टेड होता है, अगर विजुअल्स नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि चुनाव के वक्त बूथों में वेब कैम तो है लेकिन उनका जो फेस है उन फेस को घुमा दिया गया या फिर उसको कट कर दिया गया, तो इसको चलते भी स्टेप लेना है। और दूसरी बात जो है एसआईआर, बंगाल की जो एसआईआर है वो एक अलग ही स्थिति में है। आज भी अगर आप देखें ये जो 2 डेट अनाउंस किए गए हैं, इसमें पहली चरण की जो है 23 अप्रैल पहली चरण है, उससे पहले लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल कौन सा है? लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है 8 अप्रैल, यानी 8 अप्रैल के अंदर फर्स्ट फेजेस के जो वोटर्स अंडर एडजुडिकेटेड या फिर अनमैप्ड है उनको वोटर लिस्ट में आना है या नहीं आना है, इस बात का निपटारा करना पड़ेगा। ये इशू बड़ा इशू है, ये सेकेंड फेज के लिए भी जायज है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अभी तो सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो कहना शुरू कर दिया है कि हर एक को वोटर्स जिनका राइट्स है, जो वैध वोटर है, वो किसी भी हालत में वोटर तालिका से ना छूटे। हालांकि चुनाव आयोग का भी यही कहना है कि कोई भी वैध वोटर ना छूटे। जी सर, बिल्कुल। और ये सब तमाम महत्वपूर्ण पहल है जो अब की बार चुनाव आयोग लगातार करता हुआ नजर आया है और इसकी अनाउंसमेंट हमने देखी है। सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी बने रहे हमारे साथ। 2 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभिजीत देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शेखर अय्यर जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा, बहुत बड़ी बातें पारदर्शिता को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और इसके अलावा किस तरह की तैयारियां इसको लेकर यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से कही गई हैं, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि 2021 का चुनाव और उसके बाद 2025 साफ तौर पर बहुत महत्वपूर्ण 2026 का यह चुनाव, क्योंकि कई मायनों में अगर हम देखें तो बहुत बड़े बदलाव की तस्वीर तो पेश करता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ आप कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं कि पिछले चुनाव से ये वाला चुनाव होने वाला है? देखिए, पहली बात है कि केरलम जैसे राज्य में, असम जैसे राज्य में, पुदुचेरी जैसे राज्यों में जो कैंपेनिंग पीरियड आप देखेंगे लंबा नहीं है एकदम। उनके पास केवल 3 मिनिमम जो कैंपेनिंग पीरियड होता है 3 हफ्ते का, उतना ही इस बार इलेक्शन कमीशन रख के डेट डिस्क्लोज किया है। तो इसका मतलब है वहां पे जिस गति से राजनीतिक जो कार्यक्रम चल रहे थे और तेज करना है, कैंडिडेट सिलेक्शन, कैंडिडेट डिक्लेरेशन, फिर नॉमिनेशन फाइल करना, ये। शेखर जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच रही, हाँ प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करें शेखर जी। जी, तो इसीलिए ये सब अभी बड़ी ये हो रही है, इसको लेकर एक प्रकार से टाइम जो लिमिट पीरियड है वो ज्यादा कम हो गया है। और पश्चिम बंगाल में खास करके 2 चरण में करके अधिक सैनिक बल वहां भेजकर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वहां पे बिल्कुल वायलेंस फ्री इलेक्शन होना चाहिए वहां पे। इस पर बड़ी कमिटेड है इलेक्शन कमीशन। आज हमने सीईसी को 3-4 बार इस बात को दोहराते हुए देखा। बिल्कुल। अभिजीत देव जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। अभिजीत जी, सवाल यह कि बंगाल को लेकर सबकी नजरें लगी थी, अब 8 से 2 फेज पे आना, यह हमारी चुनावी तैयारियों को सीधे तौर पे दिखाता है। हिंसा जो लगातार बंगाल में, चुनावी हिंसा अपने आप में एक बड़ा गंभीर समस्या पैदा करता था, यानी अब उस पर हमारी तैयारी ऐसी है कि हम अब 2 फेज में जाकर हिंसा मुक्त पारदर्शी चुनाव को संपन्न कराने की ओर आगे बढ़ते नजर आएंगे, एक विश्वास पैदा होता है। अभिजीत जी। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। अगर बंगाल की अब चुनावी जो हिस्ट्री है आप देखें, जब से लेफ्ट फ्रंट की सरकार भी थी तब वायलेंस का एक सबसे बड़ा, बंगाल में अगर आप देखें तो वायलेंस का एक रूप रहता था बंगाल में हर इलेक्शन में। पिछले चुनाव में 7 फेजेस में चुनाव हुए थे बंगाल में, उसमें भी काफ़ी सारे वायलेंस हुए हैं। तो ये एक इलेक्शन कमीशन की एक प्रचेष्टा है जो वायलेंस फ्री चुनाव हो बंगाल में। साथ ही साथ और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो पहले अभी इलेक्शन जो पार्टीज हैं उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। हर पार्टी को अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने होंगे और आप आज अराउंड 15 मार्च है, तो अप्रैल 9 से पहले, अगर अप्रैल 9 अगर इलेक्शन है तो 2 दिन पहले ही आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा।
सो ये एक बात है। और आप जो बोल रहे हैं अबाउट वायलेंस फ्री इलेक्शन, ये तो हर इलेक्शन कमीशन का ही एक एफर्ट था। और मुझे लगता है अगर इस बार 2 फेसेस में 2 चरणों में अगर बंगाल में इलेक्शन कराए जा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है होगी, जो कैसे वायलेंस फ्री इलेक्शन हो। लेकिन इसमें 2 बात मैं कहना चाहता हूं, जो आप अगर स्पेसिफिकली बंगाल के लिए बोले 254 सीट में आपका चुनाव होना है जी, तो उसको लेके जो अर्धसैनिक बल है व सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको तैनात करना, ये एक चैलेंज इलेक्शन कमीशन के लिए रहेगा। ये आई थिंक इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी के साथ ही अपने डेट अनाउंस किए हैं, तो ये एक चैलेंज बंगाल में रहेगा। आप पूरी तरह हम बोल नहीं सकते जो बंगाल में जो बंगाल की इतिहास है, अब चुनाव की जो इतिहास है, हर चुनाव में आप वायलेंस व हिंसा इट्स मैंडेटरी होते ही आ रहा है। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने उसको संज्ञान में लेके ऐसे प्रिपरेशन किए होंगे। और ये एक बड़ा निर्णय है जो 294 सीट्स में आप 2 चरणों में चुनाव करा रहे हैं, तो ये शायद से इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रिपरेशन पूरा कर लिया होगा। उन्हें भी लग रहा होगा जो अगर इलेक्शन ज़्यादा फैलता है, अगर फेसेस ज़्यादा होते हैं तो पर्टिकुलर प्लेसेस टू प्लेसेस से वायलेंस इरप्ट होते हैं। काफी सारे और एक बात है, काफी सारे ये भी बात है आज के इलेक्शन के वो में हमें सोशल मीडिया में काफी सारे एनालिसिस आते रहते हैं, जो ये पार्टी आगे है, ये पार्टी पीछे है, और कभी सारे ओपिनियन पोल जो विच आर नॉट लीगल वो आते रहते हैं। तो ये बात है। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने इसको भी संज्ञान में लिया होगा। और जो भी बिल्कुल अभिजीत जी, संज्ञान में लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने तमाम बड़े ऐलान किए हैं। पश्चिम बंगाल के बाद एक बार हम तमिलनाडु का भी रुख कर लेते हैं। चेन्नई से हमारी सहयोगी अक्षय हमारे साथ लगातार जुड़ी हुए हैं। अक्षय, आप ही का रुख कर रहा हूं, क्योंकि साफ तौर पर देखें तो तमिलनाडु का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थितियां हैं और जो तैयारियां हैं, तो अब की बार क्या कुछ नया होने वाला है वहां पर, अगर हम बात करें? और क्या आपको लगता है कि अब की बार जो राजनीति की दिशा और दशा है वो अब की बार के इस चुनाव में किस ओर इशारा कर रही है? अक्षय, एक चीज सब जोड़ दूं गौरव के सवाल में कि लगभग 40 दिन का वक्त वहां पे कैंपेन के लिए मिलने वाला तमिलनाडु के लिहाज से देखा जाए, उस पर भी रिएक्शन आने शुरुआत हो गए। अक्षय, गौरव, आर्येंद्र, हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु के इलेक्शन फीवर जो हम कह रहे हैं वो जनवरी में ही शुरू हो गया था। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज उनके कैंपेन्स और उनके जो ग्राउंड वर्क है वो जनवरी दिसंबर में ही शुरू कर दिया है। और आपको अच्छी तरह से जानकारी है कि लाइक पिछले 2 महीने में लगभग 3 बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे आए थे कैंपेन करने के लिए, उनके एनडीए अलायंस के लिए। तो यहाँ पे ग्राउंड जीरो में हम देख रहे हैं कि बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग सिनेरियो है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी सेट है चुनाव के लिए और 23 अप्रैल डेट दिया गया है तमिलनाडु में। अचानक ये बात है कि हर साल हर इलेक्शन में हम देखे हैं कि पुदुचेरी और तमिलनाडु के इलेक्शंस दोनों एक साथ हो जाता है, और तमिलनाडु में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वही पुदुचेरी में भी है। तो इस बार हम देख रहे हैं कि एक डिफरेंस है कि पुदुचेरी में इलेक्शंस 9 तारीख में और तमिलनाडु में 23 में हो जाएगा। तो एक डिफरेंस वो है। पर उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो तमिलनाडु के हिस्ट्री हम देखेंगे तो हर एक बार एक गवर्नमेंट अगर बन जाएगा तो एंटी इनकम्बेंसी के वजह से अगली बार दूसरे द्रविडियन पार्टी को अपॉर्चुनिटी हो जाता है। तो उसके हिसाब से इस बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो एनडीए और एआईएडीएमके के अलायंस के लिए बहुत ही तरीके से पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। और 2021 इलेक्शंस अगर हम देखेंगे तो डीएमके बिल्कुल जीता था, 133 सीट्स था डीएमके के बाद, पर उन्होंने जो वोट शेयर परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 37% लगभग था उसके बाद, और एआईएडीएमके 33% था। तो इस बार जब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है तमिलनाडु में तो ये बड़ा सवाल है कि क्या डीएमके एक और बार गवर्नमेंट बनेगा यहाँ पे। पर जो अलायंस फॉर्मेशंस देखेंगे यहाँ पे डीएमके भी छोटे छोटे पार्टियों के साथ हाथ बढ़ाया है, लाइक डीएमडीके के साथ उन्होंने जुड़ा है, और कांग्रेस के साथ जो चर्चा हुआ था उनके सीट शेयरिंग के बारे में, उसके अलावा भी हमने
देखा कि कांग्रेस डीएमके के साथ ही है अभी भी, और तो बहुत सारी छोटी मोटी पार्टियों के साथ डीएमके भी अलायंस ने किया है, और एनडीए एआईएडीएमके ने भी कई सारे छोटे रीजनल पार्टीज लाइक कास्ट बेस्ड पार्टीज के साथ भी है। तो पीएमके अगर एक एग्जांपल है, वो एक बहुत ही स्ट्रांग होल्ड वन ईयर कम्युनिटी, जो एक स्ट्रांग कम्युनिटी है तमिलनाडु में, उनके साथ जुड़े हैं। तो अगर उस बात में देखेंगे तो एआईएडीएमके डीएमके के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट से और बहुत ही तरीके से टफ कंपटीशन होगा। और इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि टीवी के जो है एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय का एक नया पार्टी है, वो भी आ गया है। तो वो भी एक न्यू द्रविडियन पार्टी है, और उनके आइडियोलॉजी भी एमजीआर, जयललिता और अन्नादुरई के ही बारे में है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 3 कॉर्नर फाइट होगा, या टीवी के एनडीए एआईएडीएमके के साथ अलायंस बनेगा, वो सारी चीज़ें अभी बिग क्वेश्चन मार्क है। पर एक सवाल तो बनता ही है कि कौन जीतेगा 2026। बट ग्राउंड जीरो में हम देख रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनकी पूरी मेहनत से यहाँ पे इलेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल, पिछले बार के गौरव चुनाव के बाद में तमिलनाडु की सियासत में 2 सबसे बड़े नाम जयललिता और जो करुणानिधि थे वो नहीं थे। उसके अलावा एक रिजीम चेंज की तरीके से देखा जाए तो स्टालिन आए थे, तो अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन था कई दशकों के बाद में। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या वो रिटेन करेंगे, डीएमके को लेकर आएंगे, या फिर वहां पे अन्य प्रकार से किसी के लिए दरवाजे खुलेंगे? विवेक हमारे साथ में केरलम के को लेकर बात करने के लिए। विवेक, क्योंकि केरल के लिहाज से अगर बात की जाए तो 140 सीटों को लेकर एक साथ 9 अप्रैल को ही एक ही फेज में वोटिंग होनी है। अभी तक एलडीएफ यूडीएफ एक बार होता था, लेकिन पिछली बार के नतीजे ने उस पूरी थ्योरी को या उस परिभाषा को बदला। लेकिन अभी हाल के लोकल बॉडीज चुनाव में बीजेपी के लिए भी एक गुंजाइश नजर आ रही है। उस नजरिए से तारीखों के ऐलान होने के बाद में केरल में पॉलिटिकल फीडबैक या पॉलिटिकल जो रिएक्शंस अभी तुरंत आए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? विवेक। गौरव, इस इलेक्शन में एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो चुके हैं। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज इन द लोकल बॉडी इलेक्शंस बीजेपी को नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हुआ है। एक कॉर्पोरेशन भी बीजेपी ने जीत किया है, और ऑल्सो बीजेपी का वोट शेयर 2021 इलेक्शन में 11.3% है। उसके बाद लोकसभा इलेक्शन 2024 लोकसभा इलेक्शन में उसका वोट शेयर ज्यादा हो गया है, 18% हो चुका है, और लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी 16.5% हो चुका है। सो बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा हो गया है, बट वो सीट्स में कन्वर्ट होने की कुछ डिफिकल्टीज है, बिकॉज अभी बीजेपी को एक भी सीट असेंबली में नहीं है, विच मीन्स बीजेपी हैज गॉट 0 सीट्स। एंड इस समय बीजेपी ने सीनियर लीडर्स राजीव चंद्रशेखर, वी मुरलीधरन, शोभा सुरेंद्रन, तो सीनियर लीडर्स इस समय कॉन्टेस्ट किया है। तो बीजेपी इज होपिंग एटलीस्ट बीजेपी विल बिकम एन इन्फ्लुएंशियल फैक्टर दिस टाइम अराउंड। लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इधर आ रहे हैं और वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किया है, 10,800 करोड़ प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किया है। तो बीजेपी इज होपिंग दैट दिस कुड एक्चुअली मेक इनवेज रोडवेज विद इन द पार्टी, विद इन द पब्लिक इन केरला. But what we understand this time is elections this time is between LDF and the UDF, Congress or CPM, or this time it's going to be extremely crucial for the LDF, because LDF ने 10 साल पिछले 10 साल में पावर में है, तो वो हिस्ट्री है केरल के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि एक पार्टी दो टर्म अधिकार में है। तो एंड दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अ मेजर फैक्टर, बिकॉज एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा है एलडीएफ के लिए। तो उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने कैश इन किया है कांग्रेस और बीजेपी, और वेरियस मामला इंक्लूडिंग द शबरीमला सोने चोरी issue or nepotism, corruption, all these things could go against the LDF. So this elections is going to be very, very important. Just 22 days left for the assembly elections. April 9th mein elections ho chuka hai, and this is going to be very, very crucial for all the three parties. बिल्कुल।
ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अब देवेशीष का रुख कर लेते हैं, गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवेशीष। साफ तौर पर देखें तो 126 सीटें विधानसभा की तमाम महत्वपूर्ण बानगियां पेश होती हुई नजर आएंगी। ऐसे में सवाल यह है कि वहां पर जो घुसपैठ का मुद्दा हुआ, इसके अलावा जो और तमाम मुद्दे हैं, उनका क्या प्रभाव अब की बार के इस चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा, और किस तरह से वहां पर इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए जो तमाम अधिकारियों की तरफ से जो तमाम आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए, क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है, और किस तरह से ये चुनाव पिछले चुनाव से बहुत महत्वपूर्ण अब की बार एक बड़े बदलाव की तस्वीर को यहां पर रखता हुआ नजर आएगा, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए असम में जो है, असम में 9 अप्रैल को इलेक्शन होने वाला है। सबसे अच्छा खबर जो है, बिहू से पहले इलेक्शन होने वाला है, इसलिए बहुत सारे लोग, असम के लोग डिमांड कर रहे थे बिहू से पहले ये इलेक्शन होना चाहिए। हो जाने के लिए बहुत लोग डिमांड कर रहे थे। यहाँ से बहुत पॉलिटिकल पार्टी, बहुत लोकल पीपल यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि बिहू से पहले इलेक्शन होना चाहिए। तो पहली बात, सबसे अच्छी खबर है ये कि ECI से कि बिहू से पहले ये इलेक्शन होने वाला है, उसके लिए सबसे अच्छे। और कुछ बात बताना चाहता हूँ, इस बार पहले बार एक फेज में ही 126 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होगा। जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था तीन फेज में होता था, 2 फेज में होता था, लेकिन इस बार एक फेज में पूरा इलेक्शन 126 कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा। और जो मुद्दा है यहाँ पे, जो मुद्दा है वो तो यहाँ का जो सरकार है वो डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये दो मुद्दों को लेके यहाँ पे वो लोग इलेक्शन पे उतर रहे हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो यहाँ का जो ओपोजिशन है, ओपोजिशन दिन ब दिन यहाँ पे वो लोग मीटिंग पे मीटिंग करे, लेकिन अभी तक यहाँ पे ओपोजिशन का जो स्ट्रेंथ है वो अभी तक पूरी तरह से देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक 126 का जो सीट डिक्लेयर होने वाला है वो अभी तक नहीं किया है। और बीजेपी की तरफ से यही देखने को मिला है कि एक ही लिस्ट पे 126 असेंबली सीट्स का डिक्लेयर करने वाले है। और पिछले बार अभी इस बार जो असम में जो वोटिंग सेंटर है 31,486 वोटिंग सेंटर है, जिसका रूरल एरिया पे 27,711 है और अर्बन एरिया पे 3,775। ECI का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने यहाँ पे आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोला था कि इस बार इलेक्शन सभी लोगों को साथ बातचीत करने के बाद डिसीजन लेगा कब यहाँ पे इलेक्शन होगा। और बहुत सारी मीटिंग के बाद उन लोगों ने आज डेट डिक्लेयर किया है 9 अप्रैल, और जिसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ पे खुश हुए हैं, क्योंकि बिहू से पहले वो लोग भी यहाँ पे इलेक्शन। लेकिन देखना ये भी दिलचस्प होगा कि किस राजनीतिक दल के लिए असम में बिहू ज्यादा बेहतर खुशियां लेकर आता है, क्योंकि किसके हाथ में सत्ता आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप लोगों से गुजारिश है, बने रहिए हमारे साथ में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इन तारीखों के संबंधित राज्यों में मायने क्या हैं और क्या कुछ जमीनी मुद्दे हैं जो इस बार के जनादेश को तय करते नजर आएंगे। पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। जरा सी हंसी दुलार जरा सा